हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर में बच्चों में क्या पढ़ना है, तो भैया हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ना है बच्चों। और इस चैप्टर में हमें कैसे नंबर को गेन करना है मैं आपको ये बताऊंगा आज बच्चों। तो इस चैप्टर से हमें क्या होता है बच्चों, आसानी से नंबर मिल जाते हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें दिए गए जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आप याद करिए और देखिए कितनी आसानी से आप सवालों को लगा पाते हैं बच्चों। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चैप्टर के सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे बेटा इसके बेसिक से। तो बेसिक इसका हम प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति बेटा क्या होता है, ये हमारा एक 2D चैप्टर है, यानी कि 2 डायमेंशनल चैप्टर है, द्विविमीय ज्यामिति पर आधारित है। आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में त्रिविमीय ज्यामिति को नहीं बताया गया है बच्चों। आज हम लोग द्विविमीय ज्यामिति के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो सके पढ़ाई करने में। भैया 2 डायमेंशनल की हमने बात किया है बच्चा, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 रेखाओं को लेंगे और उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर डाल देते हैं बच्चा। 2 रेखाएं लिया और उसको किसी तरह में परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और जब हमारे पास इस तरह खींची गई रेखाएं हैं, इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त तल को ही क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बेटा कार्तीय तल बोलेंगे। इस तल को क्या बोलेंगे बेटा, जब हम लोग 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करा देते हैं एक दूसरे के लंबवत, तो इस प्रकार से प्राप्त हमारे पास जो तल है, इसी तल को बेटा क्या बोला जाता है, तो आप याद रखेंगे भैया, कार्तीय तल बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक हमने समझ लिया कि कार्तीय तल क्या होता है बेटा। कार्तीय तल को हमने कहा, जब यहाँ पे 2 रेखाएं बेटा थी, तो इन 2 रेखाओं के नाम भी दिए गए हैं। एक रेखा का बेटा नाम बोला गया एक्स और एक रेखा का नाम बोला गया वाई। बेटा एक्स अगर एक तरफ माना है तो बेटा दूसरी तरफ आपको एक्स डैश मान लेना है। क्या मानेंगे आप, एक्स डैश मान लेंगे। और बेटा एक तरफ आपने अगर वाई माना है तो दूसरी तरफ आपका बेटा वाई डैश हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका कहलाएगा वाई डैश कहलाएगा बच्चों। तो ये हो गई रेखा एक्स एक्स डैश, और ये रेखा हो जाएगी हमारी वाई वाई डैश हो जाएगी बच्चों। तो एक्स एक्स डैश रेखा और जो वाई वाई डैश रेखा होती है, तो हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास समझने के लिए। बात समझना जरा ध्यान से मेरे बच्चों, भाई मेरी प्यारे बच्चों, ये बात मेरी ध्यान से आप समझ लेना कि जो एक्स एक्स डैश रेखा है और जो वाई वाई डैश रेखा है, ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। पहली बात बच्चों, लंबवत होने का मतलब होता है 90 डिग्री कोण बन रहा है बेटा सभी जगह पे इसका। ये इसका हो गया लंबवत का मतलब। बेटा जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को, यानी दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को बच्चों क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या बेटा बोलते हैं इसको, तो याद रखेंगे, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं जिस बिंदु पर, तो बच्चा उस बिंदु को क्या बोलते हैं, बच्चा उस बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो भैया ये मूल बिंदु हो गया। अच्छा बेटा एक बात और समझना, जैसे मान लें कि हमें जैसे कोई भी कार्य करना चालू करते हैं बच्चों, तो जब भी कार्य को चालू किया जाता है तो हमेशा उस कार्य का प्रारंभ 0 से किया जाता है। और जब भी आप किसी कार्य को 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको पिछली बातें पूरी भूलने होती हैं। इसी तरह बेटा लाइफ में भी होता है। अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले क्या किया है, तो बेटा हमेशा उस कार्य को करने से पहले एक बार ये जरूर सोचा करो कि हर एक कार्य करने से पहले उसकी स्टार्टिंग 0 से ही होती है। आपने कैसा किया, पीछे कैसा परफॉर्मेंस आपका रहा, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन मैटर करता है तो क्या करता है बच्चों, ये मैटर करता है कि जहां से आपने चालू किया है उसके बाद आपने क्या किया है। हमेशा शुरुआत 0 से होती है। इसीलिए कोई भी काम करे तो पीछे मत देखिए, पीछे मुड़कर मत देखिए कि मैंने क्या किया है बच्चों। बस आप ये देखिए कि मैं यहाँ कहाँ से चालू कर रहा हूँ और जहां से चालू किया उसके बाद मैंने क्या किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात बेटा है। उसी प्रकार से मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ बेटा, हम लोग जब बात करेंगे यहाँ पे, भैया हमने कहा कोई भी कार्य चालू करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह बेटा यहाँ भी जब हम लोग यहाँ से रेखा को चालू करेंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, तो बेटा इस प्रकार से जब यहाँ चालू करते हैं उस बिंदु को 0 मान लेते हैं। यानी बेटा हम क्या मानेंगे, मूल बिंदु के जो बेटा निर्देशांक होते हैं वो बच्चा होते हैं 0,0 होते हैं मेरे प्यारे साथियों। 0,0 होते हैं निर्देशांक। जब बेटा हमने कहा एक्स अक्ष में जो चली गई दूरी है वो आपका पहले वाला कहलाएगा, यानी जो पहले वाली, यानी जो सॉरी बच्चों, अगर यदि बच्चों क्या होता है, जो आपने एक्स अक्ष में चली गई दूरी है वो आपको पहले निर्देशांक मिलेगा, और जो बेटा वाई अक्ष में चली गई दूरी है वो आपको बाद वाला बताता है, डिनोट करता है, वो वाई अक्ष की दूरी होती है और पहले वाली एक्स अक्ष की दूरी। तो आपको बेटा याद रखना है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 एकदम हमेशा के लिए याद रखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0।
0 होते हैं बच्चों। इतनी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भैया हो गया मूल बिंदु के निर्देशांक के विषय में हमने पढ़ लिया। अब बेटा एक बात और समझ ली हमारी, भैया मूल बिंदु तो जान लिया, मूल बिंदु क्या होता है? तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है बेटा। मूल बिंदु के बाद बेटा ये समझ रहे हैं हमको कि ये जो हमारे पास एक्स अक्ष है, तो बेटा एक्स अक्ष में, यानी यहां से एक और बात समझेंगे, क्या समझेंगे बेटा? यहां समझेंगे एक्स अक्ष में, यानी जैसे आप यहां चलना प्रारंभ करते हैं बेटा, जब आप इधर जाते हैं या इधर जाते हैं बेटा, ये पूरा एक्स अक्ष कहलाता है। इस अक्ष को क्या कहोगे बेटा? इस अक्ष को, यानी इस रेखा को एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है, और बेटा इस रेखा को बेटा वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो एक्स अक्ष में चली गई दूरी, क्या बोलोगे? एक्स अक्ष में चली गई बेटा दूरी क्या होती है? अच्छा हमारे सभी प्यारे साथियों, कक्षा 9 में भी आप पढ़ के आए इस चैप्टर को। एक्स अक्ष में चली गई दूरी को बेटा आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। क्या बोलते हैं बच्चा? तो भैया भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक्स अक्ष में चली गई दूरी को भुज कहा जाता है बेटा। इसी प्रकार से वाई अक्ष में जब हम बात करेंगे भैया, वाई अक्ष में चली गई जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? इसी तरह मेरे प्यारे साथियों बता दो जरा मुझे भैया। वाई अक्ष में चली गई दूरी को, हाँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोटि कहते हैं। तो बेटा जो वाई अक्ष में चली गई दूरी है उसे कोटि कहते हैं, और जो एक्स अक्ष में चली गई दूरी है उसे बच्चों भुज के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात बच्चों समझेंगे यहाँ पर, भैया हमने कहा जब भी किसी बिंदु को, यानी जो बिंदु होता है हमारा, बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बच्चा, बिंदु के क्या होते हैं? निर्देशांक। उनको जो लिखने का क्रम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, उनको लिखने का क्रम हमेशा भुज पहले लिखा जाता है बच्चा। यानी एक्स अक्ष में चली गई दूरी को पहले डिनोट किया जाता है, और बाद में क्या आता है? तो बच्चा बाद में कोटि आ जाता है। यानी पहले आएगा एक्स अक्ष में चली गई दूरी, बाद में आएगा बच्चा वाई अक्ष में चली गई दूरी। तो यहां तक मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल, बस समझते रहिए बात को हमारी। पहले चली गई जो दूरी है वो भुज कहलाती है, और जो बाद वाली चली गई दूरी है वो बच्चा कोटि कहलाती है। पहले वाली दूरी एक्स अक्ष में चलते हैं और बाद वाली दूरी वाई अक्ष में चली जाती है बच्चों। दूसरी बात समझेंगे यहाँ पे बेटा, एक और बात समझना ध्यान से मेरी, क्या कि बेटा जो आपने देखा है एक्स अक्ष की ये होती है बेटा धन दिशा, ये होती है धन दिशा, ये होती है ऋण दिशा। यानी कि आपको याद रखना है जिधर डैश लगा हुआ हो, क्या लगा हो? डैश। जैसे बेटा वाई डैश है तो वाई डैश की तरफ इधर होगा ये वाली रेखा, माइनस में आएगी। बेटा एक्स डैश लगा हुआ है भैया, जिधर डैश होगा वो वाली रेखा माइनस में आएगी। या हमेशा याद रखिए बेटा, जिधर से कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे देखते होंगे ना इधर से लिखते हैं, क्योंकि लाइन तो इधर से आपकी चालू होती है बेटा कॉपी में, इधर से फिर आगे जाते हैं। तो जिधर से लिखना चालू करते हैं उधर हमेशा निगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा? निगेटिव साइन। तो बेटा ये हो गया निगेटिव साइन। बेटा जिधर खत्म करते हैं लाइन को उधर क्या आएगा? बेटा पॉजिटिव साइन आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। उसी तरह बेटा जब कोई भी काम करते हैं, यदि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उन्नति कर रहा हूँ तो बेटा प्लस की ओर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मतलब प्लस की ओर जा रहा हूँ, बेटा प्लस लगा दिया। बेटा मैंने कहा अगर मैं उन्नति ना करूं, अगर मैं बेटा डिमोटिवेट हो जाऊं, नीचे की ओर जाऊं, तो बेटा नीचे जाने पर मैं माइनस में जाऊंगा। यानी इसीलिए नीचे की ओर जाने पर माइनस लगा देते हैं बच्चों। बस समझ में आपको आना चाहिए, कैसे भी आए वो आपके पास डिपेंड करता है कैसे समझ रहे हैं आप। तो भैया हमने बता दिया कि ये प्लस, यानी ये आपकी एक्स वाली रेखा जो है ये प्लस की है, ये वाई वाली रेखा प्लस की है, ये एक्स डैश वाली रेखा माइनस की है, और बेटा ये वाई डैश वाला जो मान है वो भी माइनस का आएगा। तो बच्चों एक बात और समझना है, इस कार्तीय तल को बच्चों कितने भागों में डिवाइड किया गया ये भी समझ लीजिए। भैया कार्तीय तल आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा भाग कार्तीय तल कहलाता है। इसको बेटा मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। 4 भागों में डिवाइड जब किया बेटा, पहला वाला क्या कहलाता है भैया? पहला कहलाता है प्रथम कार्तीय तल, यानी कि प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, क्योंकि बेटा क्या बोलेंगे इसको? प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। ये बात याद रखेंगे। चतुर्थांश क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा इसमें 4 भाग किए गए हैं ना, इसीलिए चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, और बेटा ये क्या है भैया? ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है बच्चा। कौन सा है ये बच्चा आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये भी याद रखेंगे आप, द्वितीय चतुर्थांश। और बेटा अगला वाला कौन सा आएगा भैया? अगला वाला आएगा तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? ये बेटा आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया। बेटा ये वाला कौन सा है? तो भैया ये वाला आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा बच्चा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। तो ये बातें सभी आप याद रखेंगे हमारी आप, यानी चतुर्थ
चतुर्थांश हो जाएगा हमारा। तो भैया ये हो गया आपके पास प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हो गया है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए कौन सा चतुर्थांश है बच्चों। क्वेश्चन तो हमसे ये मेरे प्यारे साथियों पूछा जाएगा कि बताओ यदि 2, 3 लिखा है तो किस वाले चतुर्थांश में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ -2, 3 किस भाग में आएगा। जैसे मैं कहूं बेटा भैया -5, -8 किस भाग में आएगा। बेटा जैसे मैं कहूं 7, -2 किस भाग में आएगा। बेटा मैं जैसे कहूं -7, 6 किस भाग में आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे साथियों। तो क्या करेंगे आप और कैसे बताएंगे उन क्वेश्चंस को, ये समझते हैं इस बात को जरा हम। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपको मैंने कहा जैसे आप इस वाले प्रथम वाले भाग में हैं, प्रथम वाले भाग में हैं तो आप देख रहे हैं चाहे x में जाएं ये या फिर हम y में जाएं, क्योंकि बेटा है तो हमारे पास प्रथम में x वाला और y वाला ही। क्या ये वाला उधर चला जाएगा क्या? ना भैया ना, उधर तो नहीं जाएगा। यानी सिंपल सी बात, प्रथम चतुर्थांश में x वाला भी प्लस वाला है और y वाला भी प्लस वाला है। यानी प्रथम में वो लोग आते हैं जब दो के दोनों लोग यानी 2, 3 जैसे आ गया तो 2 भी प्लस का मिला और 3 भी प्लस का मिला। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो वाला किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो बच्चा यहाँ पे हमने कहा भैया अगर पहला वाला आएगा तो पहले चतुर्थांश के लिए पहला वाला व्यक्ति जो है वो भी प्लस का हो और दूसरा वाला व्यक्ति भी कैसा हो, प्लस का होना चाहिए। यानी ये वाला भी व्यक्ति प्लस का हो और ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों प्लस का होना चाहिए। दूसरी बात समझेंगे, दूसरी बात पर बेटा आओ, मैंने कहा लिखने का क्रम याद रखना मेरे प्यारे साथियों। पहले भुज लिखते हैं बाद में कोटि लिखते हैं। तो बच्चा जब भुज को लिखोगे तो भुज यहाँ पे देखो, दूसरे वाले में आके देखो, दूसरे वाले में ये तो प्लस का है लेकिन ये वाला तो माइनस मिला कि नहीं मिला, मिला ना, क्योंकि दूसरे में तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का भाग है। यानी कि ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का बच्चों हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष वाला मान माइनस का लेना है, वाई अक्ष वाला मान प्लस का लेना है। एक्स अक्ष वाला मान माइनस का लेना है और वाई अक्ष वाला मान प्लस का लेना है। तो समझ में बच्चों आया कि नहीं आया। यानी कि जब भी आपके पास कोई पॉइंट दे जैसे -10, -16, ना भैया ना, गलत हो जाएगा। -10, 16 ले सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि पहला वाला माइनस बाद वाला प्लस लेना है बच्चों। तो ये भी समझ में आया होगा द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बच्चों। इसी तरह तृतीय की बात कर लेते हैं। तो बच्चा तृतीय में कौन कौन से लोग हैं। तो बेटा हमने देखा तृतीय चतुर्थांश में आपका x वाला भी माइनस, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा मिल रही तृतीय में। तो बच्चा तृतीय वाले में x वाला भी माइनस और y वाला भी काहे का होगा, माइनस का होगा बच्चा। काहे का होगा, माइनस का होगा बउआ। तो माइनस का माइनस आएगा तृतीय चतुर्थांश में बच्चों। और बात करें अगर आगे हम कि भैया चतुर्थ में क्या हो जाएगा, तो आपको पहले ही मेरी बातें समझ में आ गई होंगी अब तो बच्चों, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। फिर भी देखिए एक बार, मैंने कहा पहले तो आप x वाला लिखेंगे बाद में आप y वाला लिखेंगे। तो आपने देखा सर पहले तो आप x लिखेंगे जिसका मतलब प्लस वाला है, बाद में y लिखेंगे तो माइनस का है। यानी बेटा इसमें पहले प्लस और बाद में माइनस आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इसी से रिलेटेड मैंने दे दिए हैं आपके पास। जैसे बेटा मैंने कहा -5, -8 किस वाले चतुर्थांश में है। तो भैया आप कहोगे -5 और -8 किस में आएगा, यानी माइनस का ये भी माइनस का ये भी, तो दोनों माइनस के किस में होते हैं बेटा, तीसरे वाले में होते हैं। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे बच्चों। बेटा दूसरे वाले में आ जाओ, एक प्लस है और एक माइनस, यानी पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस किस में आया बेटा, भैया ये मिला में चौथा क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश मिला हमको बच्चा। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद बात करेंगे इसकी, बेटा ये है माइनस ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस किस में जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड में जाएंगे। किस में जाएंगे, सेकंड वाले में जाएंगे। बेटा फिर से वही बात आ गई, माइनस प्लस किस में, सेकंड, किस में, सेकंड में जाएंगे। तो बिल्कुल आपके ये आपके पास 4 आंसर्स हो गए। इस तरह से बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लगाएंगे। और बेटा एक बात समझना, जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दूं, जैसे मैं कहूं बच्चों, मैंने कहा आपके पास एक बिंदु है 6, -3 की एक्स अक्ष से दूरी बता दो भैया, एक्स अक्ष से दूरी। यानी बेटा आपको ये बताना है ये जो बिंदु है 6, -3
पहली बात तो किस वाले भाग में आएगा पहले ये बता दो। तो 6,3 यानी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मिलेगा भैया चौथे वाले खाने में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा? चौथे खाने में मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब बेटा जब चौथे खाने में अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो बेटा 6,-3 का मतलब अगर मान के चले बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6, बेटा -3 का मतलब 1 2 और ये 3, तो बेटा 6,-3 का मतलब इतना सा होता है। हालांकि इधर भी लिखेंगे आप पूरी गिनती, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताने का प्रयास करता हूँ। 6,-3 बनाएंगे तो बेटा 6 के सामने x में, y के सामने इसमें, यानी आएगा 6,-3। आया कि नहीं आया बच्चों? आया ना। तो आपसे कह रहा है ये x अक्ष से दूर कितना है, यानी ये x अक्ष है बच्चा, तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, क्या बताना है हमको? x अक्ष से नहीं दिख रहा है उधर, इधर देखिए जरा। जैसे मैंने कहा बच्चा आपके पास ये चतुर्थांश बना हुआ है भैया, मैंने कहा इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, बेटा इसके सामने आएंगे तो आएगा 6,-3 बच्चा यहाँ पे आएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ आप इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताना है बच्चा। x अक्ष ये है ना हमारा, इससे कितनी दूर है? ये वाली दूरी कितनी है? अरे भैया ये यही दूरी तो है जो y वाली दूरी है, यही दूरी तो है जो y वाली दूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही दूरी तो है जो y में चल रहा है। तो y में कितना चला है बेटा? y में मैंने कहा भैया 3 चला है, यानी यहां से एक निष्कर्ष निकला बच्चों। जब आपसे x अक्ष से दूरी पूछे, जब आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो आप y वाला बता देना, आप y वाला बता देना। क्या बता देना? y वाला बता देना मान। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अगर इसी तरह बेटा अगर y अक्ष का पूछ दे तो आप x वाला बता देना बच्चों। क्या बताओगे? x वाला बता देंगे आप। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो आपसे x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला मान बताएंगे, अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो आप x वाला मान बता देंगे बच्चों। तो फिलहाल मैंने आपको बच्चों ये बातें कुछ बताई हैं, अगर आपको नहीं पता थी तो अच्छे से आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बच्चा इसके बाद हम अगले पड़ाव पे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे इसके आगे की बातें, आगे के विषय में समझेंगे कि और कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बच्चों बेसिक बातें बता दिया है, जो आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बच्चों ये वाली बात समझ में नहीं आई है, फिर से प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब आगे बच्चों समझते हैं। तो बेटा आगे क्या समझेंगे हम लोग? आगे बच्चों में ये समझना है कि किस प्रकार से आप दूरी आपके पास दूरी सूत्र होता है। क्या होता है आपके पास बच्चा? आपके पास बच्चा दूरी सूत्र होता है बच्चा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो दूरी को बेटा बोलते हैं डिस्टेंस, इसीलिए बेटा इसको दिखाते हैं डी से, यानी डी का फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। डी बराबर क्या होता है फार्मूला? इसको स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं आप। तो डी बराबर बेटा फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है कि आप किन्हीं दो बिंदुओं, यानी हमारे पास मान लो अगर कोई दो बिंदु हैं बच्चा, कितने बिंदु हैं? दो बिंदु हमारे पास हैं, x1 y1 व x2 y2 के बीच की यदि दूरी निकालनी हो तो बेटा ये सूत्र हमारे पास बताया गया है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताना है। तो आप ये वाला आप फार्मूला लगा के उसका आंसर बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो भैया ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना पेपर में है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप बच्चों ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो, इस सूत्र को अभी के अभी याद कर लो, ताकि इस एग्जाम्पल से मुझे क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है इन दोनों बिंदुओं की। बिंदु हमारे कौन कौन से हैं बेटा? 4,3 और 5,6 के बीच की दूरी निकालना है बच्चों में। भैया मैंने कहा दूरी अगर निकालना है तो बच्चों दूरी के लिए फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों। तो भैया ये x1 y1 और x2 y2 होते क्या है ये तो बताओ। तो हाँ भैया बिल्कुल बताएंगे हम आपको। जैसे हमारे पास बेटा ये पहला बिंदु है तो बेटा पहले बिंदु को आप मानोगे, जैसे मैंने यहाँ बोला x1 y1, वैसे ही आपके वहां पर भी पहले वाले बिंदु क्या होंगे? x1 y1 बेटा x1 बराबर दिया है 4 और बेटा y1 बराबर दिया गया है 3। इसी तरह बेटा दूसरा वाला दिया है x2 बराबर दिया है 5 और बच्चा y2 बराबर दिया गया है 6। तो हमने ये निकाल लिया x1 y1 और x2 y2 के मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन्हीं को उठाकर बस यहाँ रख देना है आपको। बेटा x2 का मान कितना है तो आप कहोगे 5 माइनस और x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा बेटा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
यानी यहाँ से स्क्वायर हल करेंगे तो 5 में 4 को एलिमिनेट कर देंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 हटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ से हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा रूट का 10 यानी स्क्वायर रूट 10 आएगा। यहाँ से मान निकल के आएगा हमारा d इज इक्वल टू अंडर रूट 10 निकल के आएगा बच्चों। तो भैया ये आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 4,3 और 5,6। एक बिंदु 4,3 है और एक बिंदु 5,6 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल देंगे बच्चों। यहां तक आ गया। तो बेटा इस तरह से जो दूरी सूत्र हमारा है इस दूरी सूत्र से बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों। जैसे आपसे कैसा सवाल आएगा, आपको 4 बिंदु दे देगा और आपको कहेगा बताइए ये एक कैसा चतुर्भुज बनाएगा। ये 4 बिंदुओं से हम चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो इन 4 बिंदुओं से कैसा चतुर्भुज बनाएगा अगर आपसे पूछेगा तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं भाई, कुछ बातें याद रखिए आप, ये बातें आपको काम करेंगी बच्चा। जैसे भैया आपको अगर आ जाए आयत सिद्ध करने के लिए आ जाए बेटा, अगर बच्चा आयत सिद्ध करने के लिए आए और आपके पास 4 बिंदु दे दिए जाएं, कितने बिंदु दे दिए जाएं बच्चा 4 बिंदु अगर आपके पास दिए गए हों तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, आपको ये करना है कि आप वहां पर जैसे मान लीजिए मैं चित्र बनाकर दिखाता हूं आपको। तो आयत का मतलब क्या होता है बेटा, पहली बात तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें जैसे मैंने कहा इसका नाम रख दिया ABCD रख दिया बच्चों। तो आप कैसे कहेंगे कि ये आयत है, भैया आयत की डिफिनेशन होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। साथ में बेटा एक और काम, ये काम तो समांतर चतुर्भुज में भी होता है, यानी इतने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके विकर्णों की लंबाई भी निकालना पड़ेगा बउआ हमें। तो क्या करेंगे, पहले इसके बीच की दूरी निकाल दीजिए, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी निकालकर विकर्णों के भी बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद तब लिखेंगे कि हमारा दिया गया आकृति के जो चारों बिंदु हैं वो एक आयत के बिंदु है बेटा। तो आयत में आप ये बात याद रखेंगे कि भैया क्या होता है, इसकी भुजाएं बराबर हो आमने सामने की, क्या बताएंगे बेटा, भुजाएं व विकर्ण, यानी विकर्ण तो बराबर होने ही चाहिए आपके, साथ में जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं, कौन सी बेटा, सम्मुख, यानी आमने सामने वाली भुजाएं होनी चाहिए। सम्मुख भुजाएं व विकर्ण क्या होते हैं, आयत में बराबर होते हैं बेटा। दूसरी बात करें अगर हम लोग, दूसरी बात क्या होगी भैया, हमने कहा जैसे आपसे कह दे कि वर्ग सिद्ध करिए, तो वर्ग में क्या होगा बच्चों, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी उसमें चारों भुजाएं बेटा बराबर हों और साथ में क्या हो, साथ में बच्चा आपका विकर्ण का जो मान है वो भी बराबर होना चाहिए। भैया दो बातें समझ में आई आपको, एक तो आयत, एक वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और साथ में विकर्ण की लंबाई बराबर आनी चाहिए। उसके बाद बेटा और आपके पास क्या क्वेश्चन आता है, तो भैया एक और क्वेश्चन आपसे आता है कि आपसे कहेगा त्रिभुज को लेकर। भैया अगर त्रिभुज को लेकर कहे, भैया अगर आयत और वर्ग आएगा तो ये ऐसे कर लेंगे आप, अगर समांतर चतुर्भुज आएगा तो ये भी याद रखेंगे। जो समांतर चतुर्भुज की बात कर लेते थोड़ी सी, भैया समांतर चतुर्भुज जो हमारा होता है, तो बच्चा समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पहली बात तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं बच्चा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है बच्चा, क्या होती है, बराबर होती है बच्चा। दूसरी बात एक और समझेंगे, आमने सामने की भुजा के साथ साथ इसके जो विकर्ण है बेटा, इसके जो विकर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को दो बराबर बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे बच्चों। तो ये मैंने बता दिया, आपके पास अगर 4 बिंदुओं से सवाल आएगा तो इनसे ही रिलेटेड आएगा बच्चों, और कोई नहीं आएगा आपके पास, समलंब या समचतुर्भुज नहीं आएगा आपके पास बेटा। अगर आएगा, हाँ और हो सकता है समचतुर्भुज आएगा, तो भैया वो भी बता देता हूं मैं लगे हाथ। तो समचतुर्भुज अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, केवल सभी भुजाएं आपकी क्या आ जाएं बेटा, बराबर आ जाएं, केवल सभी भुजाएं अगर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। परंतु एक और बात, परंतु विकर्ण बराबर ना हो बच्चा, परंतु विकर्ण बराबर ना हो। अगर विकर्ण भी बराबर हो गए तो बच्चा फिर वो आपका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है बच्चा।
तो ये हो गया समचतुर्भुज, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया वर्ग और ये हो गया हमारे पास आयत। तो बेटा ये यहां से आपका सवाल आ सकता था कि अगर 4 बिंदु देता है और आपसे कहता है जांच करके बताइए ये आकृति किसका निर्माण करती है, तो आपके पास अगर आयत का निर्माण करेगी, मैंने तब भी बता दिया पॉइंट कौन कौन से लगाने हैं। आयत आएगा, वर्ग आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, या आपके पास समचतुर्भुज आएगा। तो आप सभी के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमारे पास है, बिंदु हमारे पास 3 दिए गए हैं, इन बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है और बताना है कि त्रिभुज जो बना है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें हम लोग तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं हम लोग बेटा इसको, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। बेटा ए के निर्देशांक हमारे पास दिए गए हैं 5, -2 और बेटा बी के दिए गए हैं 6, 4 और बेटा सी के दिए गए हैं 7, -2। तो बेटा हमें क्या करना है, इसके बीच की दूरी निकालना है, फिर इसके बीच की दूरी निकालना है, फिर इसके बीच की दूरी निकालना है और मुझे ये देखना है कि क्या कोई दो दूरियां बराबर आई हैं क्या। अगर क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो वो बेटा त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, बस निकालेंगे यहां से त्रिभुज ए बी सी से बेटा क्या करेंगे, भुजा पहले ए बी का माप निकालते हैं बेटा पहले। तो भुजा जब ए बी लेंगे, ए बी की दूरी बराबर बेटा क्या आएगा, हम लोग सूत्र लगाएंगे डी बराबर, फार्मूला लगाएंगे क्या, पहले फार्मूला ले लेते हैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। बेटा एक बात ध्यान समझना, जब आपने ए बी लिया है ना तो बेटा ए बी लेने पर x1 y1 और x2 y2 यही बन जाएंगे हमारे पास, यानी इसके लिए x1 y1 और ये बेटा x2 y2 का कार्य करेगा। आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, x1 y1 और x2 y2 यहाँ बन गया। बेटा बस यहाँ से मान रख देंगे हम लोग, क्या रखेंगे देखेंगे जरा। बेटा x2 हमारे पास है 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 है 4 और माइनस का 2 है ना बेटा, और ये ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस मिलके बेटा प्लस बन जाता है, ये भी याद रखेंगे, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा बच्चा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जोड़ा 6 का स्क्वायर, बेटा यहां से निकलेगा 1 प्लस 36 इज इक्वल टू आएगा बेटा 37 आएगा। बेटा किसकी दूरी आ गई, यानी ये आ गया, ये वाला मान आया √37 आ गया बेटा। अब बेटा हमने ए बी की दूरी निकाल लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, अब बीसी की निकाल लेते हैं। किसकी निकालते हैं, तो भुजा बीसी की माप, भुजा बीसी की माप बेटा यहाँ पे मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मात्रक जरूर लिखेंगे आप। बच्चा जब बीसी की बात करेंगे तो सूत्र तो वही लगाना है, लेकिन बीसी में बेटा क्या होगा, बी सी, यानी यहां से बदल जाएंगे, यहाँ बेटा x1 y1 और ये बेटा x2 y2 का कार्य करेगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना जिसके लिए लगाना। ये भाई बी सी बोला तो बी वाला पहले आया तो पहले वाले x1 y1 और बाद वाले x2 y2 का काम करेंगे बेटा। तो यहां से क्या करेंगे, x2 - x1 यानी बेटा 7 - 6 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, समय कम है बच्चों क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो आपकी, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लस y2 - y1 बेटा हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। बेटा यहां से हल करेंगे इसको, बेटा आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी बेटा यहां से भी क्या निकल के आएगा 1 + 36। बच्चा यहां से आंसर आएगा हमारे पास √37 बेटा यहां से भी निकल के आया, यानी हमारे पास बीसी का भी मान आ गया √37 यानी कि √37 आ गया। बच्चा एक और भुजा बची हमारे पास सी ए, यानी निकालेंगे सी ए की माप बराबर सूत्र लगा देंगे, फिर से वही काम बेटा, क्या सी ए बोला है बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2। मेरे प्यारे साथियों बस ध्यान से सवाल को समझते रहेंगे। यहाँ पे भैया x2 है हमारे पास 5 माइनस x1 है हमारे पास 7 का होल स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पे -2 और ये +2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस माइनस मैं पहले ही बता चुका हूँ प्लस हो जाता है बच्चा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा -2 बचेगा, क्योंकि 7 में से 5 को घटाएंगे 2 बचेगा बच्चा, 2 आ गया प्लस 2 में से 2 घटा देंगे बेटा कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ से कितना आएगा 0। फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा y2 - y1, y2 -2 था और माइनस, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बच्चा है, यानी यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, तो आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, यानी आएगा यहाँ से 2 मात्रक निकल के आएगा बच्चा, और ये कितना आया था
रूट 37, यानी स्क्वायर रूट आएगा 37 मात्रा, ये यूनिट हो जाएगा आपका। तो भैया हमने क्या देखा, यहाँ एक बात देखी क्या, ए बी वाली भुजा जो है BC के बराबर है लेकिन CA के बराबर नहीं है, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर मिल गई बच्चों। तो जब दो भुजाएं बराबर मिल गई, लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चा। यही हमें सिद्ध करके बताना था इसमें कि ये कैसा त्रिभुज बना हुआ है बच्चों। तो मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से सवाल आएगा, तो आप दूरी से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो इसी तरह से आप लगा के आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इसमें, जो हमारे पास एक और फॉर्मूला बचा हुआ है बेटा, वो है आपका विभाजन सूत्र है जो है, उस विषय में आज पढ़ेंगे हम लोग। विभाजन सूत्र का क्या काम लगने वाला है और किस तरह से इसके सवाल आने वाले हैं हमारे पास पेपर में। तो बच्चों देखेंगे जरा, विभाजन सूत्र का मतलब बस क्या होता है बेटा, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों। भैया विभाजन सूत्र जैसे मैंने कहा कि मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास दो बिंदु बेटा मैंने कहा आपके पास हैं, एक ए है और एक आपके पास बी बिंदु है बेटा। एक बिंदु ए है आपके पास बच्चों और एक बिंदु मेरे प्यारे साथियों क्या है आपके पास, वो बच्चा बी दिया गया है। भैया मैंने कहा इसके जो निर्देशांक आपके पास हैं वो कहा x1 और y1 है बच्चों। क्या है? x1 कामा y1, और बच्चों इसके क्या है, तो भैया वो उसके हैं x2 कामा y2 है बेटा। तो मैंने कहा इसमें आप कोई बिंदु P ले लो। क्या ले लो बेटा? P बिंदु कोई ले लेते हैं, और मैंने कहा जो P बिंदु है वो इस रेखा को दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में बच्चा बांट रहा है? दो भागों में। तो पहले मान लिया कि मैंने भैया मान लिया कि ये वाला M1 भाग है और ये वाला M2 भाग है। जैसे मैंने कहा इस मार्कर को दो भागों में बांट दिया बच्चों। मैंने कहा भैया ये वाला 3 भाग है, ये वाला 2 भाग है, टोटल मिला के 5 भाग थे हम। तो भैया 5 भाग में जब मैंने मार्कर को तोड़ा तो 3 भाग इधर 2 भाग इधर, वही काम इधर भी किया। M1 ये वाला भाग और M2 ये वाला भाग। तो हमसे कहेगा कि बताओ इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसका मान पूछेगा P के निर्देशांक क्या होंगे। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं हम लोग P के निर्देशांक बेटा H कामा K मान लिया मैंने। क्या मान लिया बच्चों? H कामा K मान लिया। तो भैया मुझे ये बताना है कि अंतर विभाजन, क्योंकि ये अंदर है ना रेखा को काट रहे हैं, तो अंतर विभाजन के लिए H कामा K का मान कैसे निकालेंगे। तो बेटा H कामा K का मान अगर निकालना हो तो बेटा फार्मूला होता है उसके लिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। यानी जब M1 लोगे तो बेटा ये x है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ये x2 लिखा हुआ है। M1 लेंगे तो x2 लेंगे और M2 लेंगे तो x1 लेंगे। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों M1 लेंगे तो बेटा y2 लेंगे और M2 लेंगे तो बेटा y1 लेंगे। ये बात आप जरूर ध्यान लगाए रहेंगे बच्चों। और नीचे क्या रहेगा, तो नीचे दोनों ही जगह सेम लिखा हुआ है M1 प्लस M2 के साथ इस सवाल को आप हल करेंगे। तो भैया आपको याद रखना है, जब आपके पास अनुपात दे दिया जाए, यानी ये M1 है और ये M2 है, तो बेटा ये अनुपात होता है, इस अनुपात में डिवाइड करके आपसे पूछे H कामा K का मान, तो बच्चों आप इस तरह से बताएंगे। तो बच्चों ये तो आपके पास हो गया कि आप कैसे विभाजन सूत्र लगाएंगे। इसी कड़ी में बेटे एक और सूत्र लगे यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका भी काम लगेगा अभी। भैया वो क्या है, भैया आपके पास जैसे मैंने कहा दो बिंदु हमारे पास हैं, एक है x1 एक है y1, और बेटा एक और है, एक है x2 है और एक है y2 बच्चों। तो मैंने कहा इसके बीचों बीच में कौन सा बिंदु आएगा, यानी जो इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट दे। भैया जब दो बराबर भागों में बांटने की बात करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? यानी लिखेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु अगर निकालना हो, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक बच्चों अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना, आपको एक काम कर देना है क्या, कि आपको सूत्र याद रखना है वाला बेटा। सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। तो बेटा अगर आपको ये दो फार्मूले याद हैं तो आपसे अगर यदि अनुपात वाला सवाल आएगा तो भी आप लगा देंगे, और मेरे प्यारे साथियों अगर आपके पास मध्य बिंदु पूछेगा तो भी आप लगा देंगे। फिलहाल एक एग्जांपल में करके दिखाता हूं इसका। जैसे बेटा मैंने कहा 5 कामा 6 व 7 कामा 8 दो बिंदु हमारे पास है बेटा। मैंने कहा बेटा इनका बीच का बिंदु बताओ, यानी जो इनके बीचों बीच में आता हो, जो इनके मध्य में आता हो बच्चों। तो मध्य बिंदु के अगर निर्देशांक निकालने हैं भैया, फार्मूला होता है हमारे पास,
ये x1 y1 है और ये x2 y2 है मेरे प्यारे साथियों। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो यह सूत्र लगा देंगे मध्य बिंदु के निशान के लिए, क्या होगा x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस 7/2, फिर कामा लगा देंगे बीच में। y1 है बेटा 6 प्लस 8/2, ब्रैकेट लगा देंगे 12/2 और बेटा इधर आएगा 14/2। बेटा भाग कर देंगे तो आएगा 6 कामा 7 निकल के आएगा, जो इसके बच्चों बीचों बीच में स्थित होगा हमारे प्यारे साथियों। यानी 5 और 6 तथा 7 व 8 के बीच में कौन आएगा, तो भैया 6 कामा 7 इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों। तो इतनी बात मेरी आपके समझ में आ गई होगी, शायद अच्छी तरीके से भी समझ में आया होगा। अब मैं अगर आप कहें तो इसका भी एग्जाम्पल एक बता देता हूं। चलिए बता देते हैं बच्चों इसका भी एग्जाम्पल एक। जैसे मैंने कहा बच्चों, आपके पास यदि आपके पास क्या कहा गया, दो बिंदु आपके पास हैं 4 कामा -1 व 3 कामा 4। आपके पास दो बिंदु दे दिया, कह रहा है को बिंदु P 2:3 में विभाजित करे, 2:3 में विभाजित करे। तो बेटा क्या करना है, तो आप P के निर्देशांक बता दो। मैं केवल आप क्या बता दो, P के निर्देशांक बताने हैं भैया। तो वही काम हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये जो मैंने बताया आपको, ये दो बिंदु दे दिए और आपको कहा ये P जो बिंदु है इसको 2:3 में काट रहा है। बस सीधा सा फंडा लगा देना है। कौन सा फार्मूला, यही वाला लगा देंगे बच्चों। मैं डायरेक्ट लगाने का प्रयास करता हूं। मैं यहां बताता हूं, ये x1 है और बेटा ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बेटा ये m1 है और ये हमारे पास m2 है, क्योंकि जो भी बेटा अनुपात में दिया होगा वो आपके लिए क्या है, काम करेगा। m1 और m2 की जगह रखेंगे बेटा उसको। बेटा सूत्र क्या होता है भैया, h कामा k बराबर क्या होता है, m1 का मतलब 2 गुणित x2 है 3 प्लस m2 बेटा 3 है और x1 हमारे पास 4 दिया गया है, बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। बच्चा यहां तक आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ रहा है। आगे देखेंगे बेटा, आगे क्या है, m1 y2, m1 2 है और y2 कितना है, 4 है। तो बेटा 2 × 4 प्लस m2 y1 बेटा 3 हो गया और इंटू -1 हो जाएगा बच्चा। 3 × -1 बटे 2 प्लस 3 हो जाएगा यहां तक बच्चों। आगे समझेंगे बच्चा, क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12/5। बेटा इसी तरह इधर भी आ जाएंगे, 2 तियां 6 4 तियां 12, इधर 4 दूनी 8 और प्लस इंटू माइनस 3 बटे बेटा 5 आ गया। यानी यहां से आया 17/5 कामा 5/5, यानी एग्जैक्ट बेटा आंसर क्या आएगा इसका, 17/5 कामा 1 बेटा इसका आंसर आएगा। ये निकल के आया बिंदु P के निर्देशांक, यानी h कामा k बराबर आया 17/5 कामा 1। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही पेपर में सवाल आते हैं और इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इसी तरह से बच्चों हल करेंगे। और सवाल यदि आपको अगर कोई आपके पास ऐसा सवाल है जो आपको ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे ये सवाल सर बता दीजिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा बच्चों। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, जो भी नहीं आ रहा बताते जाइए मुझे केवल। तो बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस बना के रखना बच्चों। हम लोग इसी तरह आपके साथ मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी हमसे भी ज्यादा मेहनत करिए ताकि आपके नंबर और अच्छे से आ सके। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।